morning. Today we will learn about chemical kinetics. 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक का मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं और बल गतिकी का मतलब है जिसमें हम दर या वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अगर इसे डिटेल में परिभाषित किया जाए तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर अथवा वेग का अध्ययन करते हैं। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। तो हमने देखना है कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंसेप्ट हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक्स जो बच्चों में इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो नंबर 1 बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की खास बात वह है रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर। दूसरा टॉपिक जो हमें इसमें पढ़ना है वो रहेगा रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हम जो मेन कारक पढ़ेंगे वो कौन कौन से होंगे? सांद्रता, तापमान और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर जो है प्रभावित होता है। लेकिन मुख्य रूप से हम सांद्रता, तापमान और उत्प्रेरक इनका प्रभाव देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया पर क्या पड़ता है। इसके बाद जो टॉपिक हम यहाँ देखेंगे वो टॉपिक होगा वेग नियम। वेग नियम। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि जिसमें हम 3 तरह की मेन यहाँ पर रिएक्शंस पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, जिसमें हमने ज़्यादातर देखा है एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जिस पर ज़्यादा फोकस किया गया है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो एक और टॉपिक इसमें देखने को मिलेगा वो है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इसके बाद एक नया कंसेप्ट और है इसमें जो थोड़ा सा इससे हटके है, संक्रियण ऊर्जा।
संक्रियण ऊर्जा, यानी कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये सारे टॉपिक हमें इसमें डिटेल में पढ़ने हैं, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर। लगाइए दर, दर अथवा वेग। तो सामान्य रूप से आपने सुना ही होगा अपनी डेली लाइफ में, हम लोग दर या वेग किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है किसी राशि में, किसी भी राशि में, किसी भी राशि में समय परिवर्तन समयानुसार जो परिवर्तन आता है, समयानुसार जो परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर या वेग कहते हैं। तो अब हमारे लिए ये देखना इम्पोर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ऐसी कौन सी राशि होती है, कौन सी ऐसी राशि होती है जिसमें कि हमें क्या देखने को मिलता है, समय के अनुसार। दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, एक समय, एक वो राशि जो कि बदल रही है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो हमें पता है वैसे ये चीज़ कि रासायनिक अभिक्रिया में जो राशि बदलती है उसका नाम है सांद्रता, सांद्रता। और समयानुसार मतलब समय। तो दो चीज़ें चलेंगी, एक सांद्रता, एक समय, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में हमें जो राशि परिवर्तित होती दिखाई देगी वो कब, क्या होगी और कैसे परिवर्तित होगी। तो हमारे लिए जो मुख्य रूप से इस चैप्टर में हमने देखना है वो ये देखना है कि रासायनिक अभिक्रिया कितने माध्यम में हो सकती है। तो यदि रासायनिक अभिक्रिया आपकी जलीय माध्यम में होती है, जलीय माध्यम, कोई रासायनिक अभिक्रिया यदि जलीय माध्यम में होती है तो जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो सांद्रता में देखने को मिलेगा, सांद्रता। अब ये सांद्रता किसकी बदलेगी, अभिकारकों की भी बदलेगी और उत्पाद की भी बदलेगी, अभिकारक एवं उत्पाद की। तो यही चीज दूसरे रूप में कैसे देख सकते हैं, इस चैप्टर में आपको कुछ रिएक्शंस ऐसी भी देखने को मिलेंगी जो गैसीय माध्यम में हो रही है, गैसीय माध्यम में हो रही है। तो अगर गैसीय माध्यम में हो रही हैं तो उनमें जो राशि परिवर्तित होती हुई आपको दिखाई देगी वो होगा दाब। और दाब परिवर्तन किसका होगा, जो भी अभिकारक या उत्पाद गैसीय होंगे। तो जितने भी अभिकारक और उत्पाद गैसीय होंगे उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दाब परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब हम इन दोनों फोटो के आधार पर अपनी एक परिभाषा बना सकते हैं, जो कि हमारा मुख्य टॉपिक था, क्या था, रासायनिक अभिक्रिया की दर। उसको परिभाषित कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको यही नहीं आएगा तो फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों में बार बार कहता हूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को आपने सीरियसली सुनना है अगर कंसेप्ट आपने बनाने हैं, बिल्ड करने हैं। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है उसको समझ लेते हैं। तो दो चीजें, सांद्रता या दाब में परिवर्तन, किसके साथ साथ, समय के साथ साथ, जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में। बस इसे एक बना करके लिख देना है एक परिभाषा के रूप में। तो लिख देते हैं, समय परिवर्तन के साथ साथ, समय परिवर्तन के साथ साथ किसी अभिकारक
या ऐसे लिख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक व उत्पाद में, अभिकारक व उत्पाद में सांद्रता अथवा दाब परिवर्तन, सांद्रता अथवा दाब परिवर्तन। क्या बोला मैंने? दो चीजें ली, एक टाइम लिया और एक क्या लिया? अभिकारक और उत्पाद में होने वाला सांद्रता या दाब परिवर्तन। तो समय के साथ साथ यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता अथवा दाब परिवर्तन होता है, दिखाई देता है, ठीक है ना, अभिकारक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद में सांद्रता अथवा दाब परिवर्तन होता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको शॉर्ट में मैं ROR लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अगली बार कहीं यूज करूंगा तो ROR लिखूंगा। तो अगर शॉर्ट में लिखना हो ROR क्या होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ROR बराबर सांद्रता अथवा दाब परिवर्तन, सांद्रता अथवा दाब परिवर्तन, सांद्रता अथवा दाब परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। तो अब हम ये देखेंगे कि भाई सांद्रता और दाब परिवर्तन किसका होगा, तो मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, अभिकारक और उत्पाद, किसी का भी ले सकते, ठीक है। कि रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में इसका यूज होगा, तो हमें बार बार ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर वह होती है जिसमें हम समय परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों में सांद्रता परिवर्तन देखते हैं, यानी सांद्रता परिवर्तन बटे समय परिवर्तन किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर के हिसाब से देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं। क्या लिखेंगे हेडिंग, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, किस आधार पर, बेस क्या लेंगे, अभिक्रिया की दर के आधार, अभिक्रिया की दर के आधार पर। यहीं से हमें समझ में आएगा कि हमें ये चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में ये चैप्टर रखा गया क्यों है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो देखते हैं टॉपिक को, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, किस आधार पर, अभिक्रिया की दर के आधार पर। तो अभिक्रिया की दर के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो नॉर्मली 3 क्लास में हमने पढ़ी है। कितने क्लास में? 3 क्लास में। तो ये डिवीजन हो जाएगा 3 पार्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिएक्शंस होंगी वो तीव्र गति की अभिक्रिया, तीव्र गति अभिक्रिया। दूसरी कौन सी हो जाएंगी? मॉडरेट स्पीड, मतलब जिनकी स्पीड या जिनका वेग जो है ना तो अधिक हो ना ही कम हो। और तीसरी क्या हो जाएगी? मंद गति की अभिक्रिया, मंद गति अभिक्रिया यानी स्लो रिएक्शंस। यानी 3 तरह का आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट रिएक्शन,
मॉडरेट रिएक्शंस और मंद गति की अभिक्रिया यानी स्लो रिएक्शंस। तो तीव्र गति की अभिक्रिया कौन सी होगी? जिनको होने में यानी जिनके कंप्लीट होने में सेकंड्स का भी बहुत कम पार्ट लगता है, सेकंड भी नहीं लगता, तो बहुत जल्दी हो जाती है। विच टेक्स, या हम लिख सकते हैं हिंदी में लिखें तो जिनको पूर्ण होने में, जिनको पूर्ण होने में, जिनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय, बहुत कम समय लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 की पावर -13 से लेकर 10 की पावर -14 सेकेंड तक इतना कम समय लगता है, यानी सेकेंड से भी बहुत कम। और वेरी स्लो रिएक्शंस कौन सी होती है? जिनको पूर्ण होने में महीनों वर्षों लग जाते हैं, जिनको पूर्ण होने में, जिनको पूर्ण होने में, जिनको पूर्ण होने में अत्यधिक समय लगता है, अत्यधिक समय लगता है। तो पहले हम ये दोनों क्लास देख लेंगे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस क्लास में कौन सी रिएक्शंस आती हैं। तो नॉर्मली इसमें जो अभिक्रियाएं आती हैं वो ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिसमें ना तो बॉन्ड बनता है ना बॉन्ड टूटता है, समझ में आ रही बात? ना बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना बॉन्ड ब्रेकेज होती है, जो भी होता है फटाफट हो जाता है। ऐसी कौन सी रिएक्शन है? एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, मतलब जिसमें केवल क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। तो जलीय माध्यम में जैसे जैसे हम वो दोनों सॉल्ट डालते हैं एकदम से आयन्स बन जाते हैं और आयन में एक्सचेंज होकर प्रोडक्ट बन जाता है। फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है, बहुत कम टाइम। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, NaCl प्लस AgNO3, तो दोनों ही सॉल्ट हैं, दोनों को हमने क्या करा, एक्वस सॉल्यूशन बना करके मिक्स कर दिया। तो आपको बहुत जल्दी क्या देखने को मिलेगा कि प्रोडक्ट बन गया है AgCl, जिसके कि प्रेसिपिटेट नीचे आपको बैठे हुए देखने को मिलेंगे, AgCl प्लस NaNO3। अब इसमें हुआ क्या होगा, बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो गई, मतलब NaCl ने क्या करा, Na पॉजिटिव आयन दिया, Cl ने Cl नेगेटिव आयन दिया, Ag ने Ag प्लस आयन दिया और NO3 ने NO3 नेगेटिव आयन दिया। फटाफट क्या हुआ, प्लस वाले ने नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींच लिया और ये Ag ने Cl को। तो यानी क्या हुआ, ना कोई बॉन्ड बना ना कोई बॉन्ड टूटा, सिर्फ क्या हुआ, आयनों का एक्सचेंज हुआ। तो ऐसी रिएक्शन बहुत फटाफट हो जाती है। अब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि हम इनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बहुत फास्ट होती है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों, इस चैप्टर को इसलिए पढ़ते हैं ताकि रिएक्शनों की स्पीड को अपने अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग घटा दिया जाए और बढ़ा दिया जाए, लेकिन सारे रिएक्शंस को नहीं। हम उन रिएक्शनों की स्पीड को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं जो बहुत ही जल्दी हो जाती है। तो ये हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी हमें ये सिलेबस में नहीं पढ़नी। इसके बाद ऐसी रिएक्शन पढ़ते हैं जो बहुत स्लो रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती हैं पूर्ण होने में, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। तो इसमें लोहे में जो जंग लगने की प्रक्रिया है, इसमें महीनों लग जाते हैं। आपने सरिया देखा होगा, जब नई नई आती है उसका कलर कुछ और होता है और 1 साल बाद अगर उसे रखो हवा और पानी के बीच में तो उसका रंग ही बदल जाता है, लेकिन ये टाइम लेती है बहुत ज़्यादा। तो हमारे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रिएक्शंस हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनकी स्पीड को हम कितना कंट्रोल कर पाएंगे, ये बहुत टाइम लेती है होने में। तो अब बात करते हैं मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस की, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी
टाइप की रिएक्शनों के रेट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनको पूर्ण होने में फाइनाइट टाइम लगता है। फाइनाइट मतलब जितना आप गिन सकते हो, देख इजीली काउंट कर सकते हो, फाइनाइट टाइम लगता है। जिनको पूर्ण होने में फाइनाइट टाइम लगता है। इसका मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगा और बॉन्ड ब्रेकिंग भी, यानी बॉन्ड ब्रेक भी होता हुआ नजर आएगा। तो पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, फिर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो टाइम तो लगेगा ही ना, ऑब्वियसली बात है। बॉन्ड ब्रेक होने में भी टाइम लगेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होने में भी टाइम लगेगा। तो बॉन्ड ब्रेकिंग भी देखने को मिलेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन भी। तो नॉर्मली इसमें जो रिएक्शंस आती हैं वो कौन सी रिएक्शन है? आणविक अभिक्रिया। सामान्य रूप से जितनी भी आणविक अभिक्रियाएं आती होती हैं वो सब इसी श्रेणी में आती हैं, आणविक अभिक्रियाएं। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हैबर विधि आप सभी जानते हैं, जिससे हम लोग अमोनिया का उत्पादन करते हैं। तो N2 + H2 gives you अमोनिया यानी NH3। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये रिएक्शन है। तो इस तरह की रिएक्शन में क्या हुआ होगा? पहले नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूटा होगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये टूटा होगा। फिर जाकर के नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के बीच के कितने बॉन्ड बने होंगे? 3 बॉन्ड बने होंगे। तो पहले बॉन्ड टूटे हैं, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में टाइम तो लगेगा ही, समझ में आ रही बात? तो इस हिसाब से ये जो हमारे सिलेबस में अभिक्रियाएं हम ज़्यादातर पढ़ेंगे, जिनका हमें वेग या दर निर्धारण करना है, वो यही रिएक्शंस होगी। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सुना होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, तो जिन भी देशों में अमोनिया का, NaOH का, H2SO4 का या जितने भी कॉमर्शियली यूज्ड जो केमिकल कंपाउंड हैं उनका उत्पादन अधिक होता है, वो देश या वो राष्ट्र विकसित कहलाते हैं। तो हमें इसीलिए ऐसी कुछ चेंजेस लाने होते हैं ताकि ये जो कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं वो जल्दी बने, ज़्यादा बने। तो इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग को गणितीय माध्यम से निकालना सीखेंगे।